हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। जरा थोड़ा सोचो इसके बारे में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जिनके अंदर जीवन है, उनमें ऐसा क्या चीज है जो उनको जिंदा बनाता है या फिर हम उनको जिंदा समझते हैं। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, उनमें ऐसा क्या नहीं है जो उनको निर्जीव बनाता है। ठीक है, यानी जिनमें जीवन नहीं होता। तो ये सवाल जब आप 1 क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास में होंगे तब ये आपके दिमाग में आया होगा। इसका बच्चों साधारण सा आंसर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, द लिविंग सेल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम जितने भी जिंदा चीज हैं, हम सारे जिंदा जो भी है, उनके अंदर एक टाइनी मशीन, एक छोटा सा मशीन जो अरबों खरबों के नंबर्स में है। छोटा सा मशीन, उसको एक मशीन के रूप में समझो। एक छोटा सा मशीन जो जिंदा है और वो अरबों खरबों के नंबर्स में है, और वो साथ इकट्ठे काम करते हैं सिर्फ हमको जिंदा रखने के लिए। इसीलिए हम जिंदा हैं। जैसे बेंच हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, दरवाजा हो गया, ये जिंदा नहीं है क्योंकि इनके अंदर वो छोटा सा टाइनी मशीन नहीं होता। ठीक है बच्चों, हम एक हाथ की तस्वीर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक हाथ का तस्वीर को हम चलो एक जूम करते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक हथेली की तस्वीर है। ये आपको सॉलिड लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, इसको हम 10,000 टाइम्स जूम इन करते हैं तो वो आपको ऐसा नजर आएगा। ये देख रहे हो आपको छोटे छोटे जो डॉट दिख रहे हैं ना बच्चों, इन्हीं को हमने टाइनी मशीन द सेल बोला। ये रॉबर्ट हुक ने उनको नाम दिया था। क्यों बोला मैं उनको फिर बताऊं। इसको थोड़ा और जूम करते हैं। ये अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, एक छोटा सा घर। द सेल का मतलब होता था स्मॉल रूम। ठीक है, तो बच्चों ये लिविंग सेल हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं और इनकी संख्या अरबों खरबों में है। अभी तक इनकी नंबर्स हमको पता नहीं है, एग्जैक्ट नंबर्स। ठीक है, तो इन्हीं के वजह से हम जिंदा कहलाते हैं अपने आप को। और अभी सेल के बारे में हम एक विस्तृत रूप से अभी डिस्कशन करेंगे। सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज होती है, उसका फंक्शन क्या है, कैसे करके एक फंक्शन करती है एक छोटा सा सेल, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे। अब ये हथेली बच्चों आपको सॉलिड नहीं लग रहा होगा, जेली टाइप का लग रहा होगा, जेली टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमने एक एआई जनरेटेड पिक्चर उठाया सेल का। एक ये छोटा सा पिक्चर है सिर्फ एक सेल का। ठीक है, इससे पहले जो हमने जो भी फोटोज दिखाए थे वो सब ओरिजिनल हैं, वो डुप्लीकेट नहीं है। ये एआई फोटो है। अब बच्चों ये एक सेल है, बट इस सेल के अंदर भी बहुत सारे चीजें मौजूद आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिविंग सेल की जो खोज की थी ना बच्चों, एंटोन वैन लुअनहक ने किया था। देखो, रॉबर्ट हुक ने जो बताया था वो एक डेड सेल के बारे में बताया था, बट जो लिविंग सेल है उसकी खोज किसने की थी, एंटोन वैन ने की थी। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा येलो कलर का एक रीजन। ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ए सेल ऑर्गेनल। ऑर्गेनल का क्या मतलब बच्चों, जैसे हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उनको हम ऑर्गन्स बोलते हैं। हैंड, हेड, लेग्स, दीज आर द ऑर्गन्स। बट सेल के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है एक सेल का। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस को कमांड सेंटर। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में हमको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। आई थिंक 1831 में बताया था। डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट रॉबर्ट ब्राउन ने ये बहुत ही खास इन्वेंशन किया था, डिस्कवरी की थी। ठीक है, और न्यूक्लियस हमारा कमांड सेंटर क्यों कहलाता है बच्चों, क्योंकि सेल की सारी एक्टिविटीज, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस करना, या फिर सेल की रिप्रोडक्शन, या फिर ग्रोथ, सारा कुछ कंट्रोल होता है न्यूक्लियस से। ठीक है, न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर मौजूद होता है। ठीक है बच्चों, हमारा जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, न्यूक्लियस का खुद का एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है।
और उसी प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये बच्चों यूकारियोटिक सेल्स में ही होता है। देखो बच्चों, सेल्स दो प्रकार के होते हैं, यूकारियोटिक, प्रोकारियोटिक। हमारे ज़्यादातर एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूकारियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। यूकारियोटिक सेल्स और प्रोकारियोटिक सेल्स में एक मेन डिफरेंट ये है कि हमारा जो न्यूक्लियस रीजन है ना, वो वेल डिफाइंड है, यानी एक सर्टन न्यूक्लियर बाउंड्री के अंदर हमारा न्यूक्लियस मौजूद है। बट प्रोकारियोटिक सेल्स में ना उनका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रीजन नहीं होता, ठीक है। वो साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स हुआ हुआ रहता है। वो नॉर्मली बैक्टीरिया, वायरसेस में ही मिलते हैं प्रोकारियोटिक सेल्स, ठीक है। नॉर्मली मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूकारियोटिक सेल्स ही हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, यानी उसका एक वेल डिफाइंड प्रोटेक्टिव लेयर है और उसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस का बहुत ही ज़्यादा काम अभी मैंने बताए। सेल का, अच्छा, सेल का डिवीजन जब होता है बच्चों, तो ये भी कंट्रोल न्यूक्लियस से ही होता है। अच्छा, सेल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड डीएनए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो सेल सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारा डीएनए, वो न्यूक्लियस के अंदर ही स्टोर्ड होता है। और जब सेल डिवाइड होता है या डिवीजन होता है, उसके बाद स्मूथली कैसे करके डॉटर सेल तक डीएनए हमारा ट्रांसफर हो, उसका भी जिम्मेदारी किसका है? न्यूक्लियस का है, ठीक है बच्चों। ये सब न्यूक्लियस के फंक्शंस है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको हम बोलते हैं क्रोमाटिन, ठीक है। और न्यूक्लियस के सेंटर में ये मटेरियल सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियस। तो और भी बहुत सारे चीज़ें हैं न्यूक्लियस के अंदर पढ़ने के लिए। अभी फिलहाल मैं न्यूक्लियस के बारे में इतना ही बताऊंगा। अभी हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, चलो थोड़ा जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन को वो एटीपी में बदल देना। एटीपी क्या होता है बच्चों? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक हमारा एनर्जी, ये हमारे सेल को जो एनर्जी मिलता है वो एटीपी के रूप में मिलता है। वो डायरेक्ट ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर नहीं सकता, इसीलिए पहले माइटोकॉन्ड्रिया उसको एटीपी में बदलता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में बदलता है, फिर वो एटीपी सारे ऑर्गेनल्स को मिलता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी नेचर का होता है, सेमी ऑटोनोमस नेचर का होता है, ठीक है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका खुद का डीएनए एग्जिस्ट करता है। पूरे सेल का डीएनए कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर। बट माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का सेल एग्जिस्ट उसके अंदर होता है, ठीक है। और उसी वजह से खुद माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो आपको डीएनए आपको मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए मौजूद होता है, वो आपके मैटरनल साइड से मिलता है, यानी माँ तरफ से आपको ये ट्रांसफर होता है आपके पास, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का और एक इम्पोर्टेंट काम ये भी है कि अगर कोई मान लो सेल डेथ करना है, उसको सेल का डेथ का टाइम आ रहा है, ठीक है, वो ट्रिगर कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोटीन होता है, उसको साइटोक्रोम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। वो साइटोक्रोम एक प्रोटीन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और वो जैसे रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया से, सेल समझ जाता है कि अब उसको मरना है। तो ट्रिगर पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है एक सेल का डेथ में। सेल का डेथ का ट्रिगर पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और वो ट्रिगर क्या है? उसका नाम क्या है? साइटोक्रोम। वो एक प्रोटीन है, जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया से वो रिलीज होता है, सेल समझ जाता है कि अब उसको मरना है। तो ये भी एक अजीब ही बात है, बट ये फैक्ट है। अभी हम थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया से आगे चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनल,
ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, दोनों में से कोई एक बोल सकते हो। उसके बारे में थोड़ा अभी हम पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम जूम इन करते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है मोज़ेक मॉडल जैसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये जो पिंक कलर के हेड है ना, वो फॉस्फोलिपिड होते हैं, ये फॉस्फेट से बने होते हैं, ठीक है। और वो नीचे आपको टेल जैसा नजर आ रहा होगा, वो हाइड्रोफिलिक है, तो वो फैटी एसिड से बने होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड लेयर कहलाता है, ठीक है। और ये प्रोटीन चैनल का क्या काम है बच्चों, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहे हैं, इनका मेन काम है O2 जो हमारा सेल के अंदर आता है ना, ऑक्सीजन, उसको अंदर आने देना और CO2 को बाहर जाने देना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल के भी मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों। उनका मेन काम होता है कि जब टेम्परेचर वेरी करे तो सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, मतलब उनको स्टेबल बनाए रखना सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। हमने अभी जाना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। अभी हम थोड़ा उसके काम के बारे में जानते हैं, क्या काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम में से एक काम ये है कि O2 को सेल के अंदर आने देना और CO2 जो बन रहा है सेल के अंदर उसको बाहर जाने देना। ये सेल मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा काम है। और सेल मेम्ब्रेन आपको प्रोटेक्ट भी करता है। एक फॉरेन सेल, कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक हो गया तो फर्स्ट डिफेंस ऑफ द सेल, जो पहला डिफेंस है, लेयर है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। मतलब कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक से आपको पहले सेल मेम्ब्रेन ही बचाता है, ठीक है। जब सेल मेम्ब्रेन नहीं बचा पाता, ऑफ कोर्स आपको बीमारी होती है, ठीक है। तो ये दो फीचर्स सेल मेम्ब्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात है, सेल मेम्ब्रेन एक सेल को प्रॉपर शेप एंड साइज देता है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं हो तो वो सेल का कोई स्ट्रक्चर, डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होगा, कुछ भी जैसा, वो पानी जैसा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक डेफिनेट शेप देता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स थे सेल के, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। अब आ जाते हैं बच्चों वैक्यूल की तरफ। वैक्यूल होता है एक ऐसा स्पेस जहाँ पे एनर्जी स्टोर किया जाता है। प्रोटीन्स, वाटर, ये सब एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहाँ पे हम स्टोर करता है सेल, ताकि अगर बाहर से खाना कुछ समय तक नहीं आए तो वैक्यूल से वो एनर्जी लेके अपना काम चला सके। तो उसका मेन काम है एनर्जी स्टोर करना, ठीक है बच्चों। उसके बाद राइजोसोम्स। राइबोसोम्स का मेन काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना बच्चों, ठीक है। तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम होते हैं, स्मूथ एंड रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम में क्या होता है, राइबोसोम्स एमिनो एसिड्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है बच्चों। कन्वर्ट नहीं, एमिनो एसिड्स को असेंबल्ड करता है पॉलीपेप्टाइड्स में, ठीक है। तो ये मेन काम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम का। फिर फाइनली वो गोल्गी अपैरेटस तक पहुंचता है। वहाँ पे जो ER से, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम से पॉलीपेप्टाइड गया होता है, उसमें फाइनली कार्बोहाइड्रेट्स के चेन कनेक्ट होते हैं और फिर वो एक फाइनल प्रोटीन का स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, ठीक है। इस तरह से सबका अलग अलग काम बंटा हुआ है। लाइसोसोम्स का बच्चों क्या काम है, वो एक वेस्ट डिस्पोजल यूनिट है, जहाँ पे बहुत ही पावरफुल एंजाइम है जो वेस्ट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। सेल फंक्शन करता है, उसका कुछ वेस्ट भी तो निकलता होगा, तो उसको ब्रेक डाउन करता है। वो लाइसोसोम्स में एंजाइम्स होते हैं उसके, ठीक है। और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का क्या काम है बच्चों, वो एक स्पेस देता है सबको। वो एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सारे ये ऑर्गेनल्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये जेली है, इसी वजह से सारे ऑर्गेनल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो न्यूक्लियस को खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो वैक्यूल से मांगेगा। वो किसके थ्रू, एंड साइटोप्लाज्म के थ्रू खाना मांगेगा और
एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे और एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो ये पूरा फंक्शंस एक सेल आपको जिंदा रखने के लिए करता है। एक छोटा सा टाइनी मशीन इतना काम करता है सिर्फ आपको जिंदा रखने के लिए, और ऐसे अरबों खरबों टाइनी मशीन्स आपको जिंदा रखने के लिए एक साथ काम करते हैं। तो ये एक तरह का आपके अंदर पूरा शहर बसा हुआ है, आपके ही अंदर छोटे छोटे मशीन्स का एक पूरा शहर बसा हुआ है आपके अंदर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस चीज़ से बने हुए हैं, आप क्यों जिंदा हैं, आप में और जो नॉन लिविंग थिंग है उनमें क्या फ़र्क है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, चैनल की रीच को बढ़ाओ। कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। थैंक यू सो मच।